नमस्कार दोस्तों, जय मास्टर। जय वंडे जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश नेटिव प्लेस पे आया हूं, लेकिन हमारी ये जो मुहिम है एसआरई की, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए जागरूकता के लिए वीडियो डालते रहूंगा, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। और दोस्तों, ये पीछे मेरे दिख रहा है ये पूरा खेत और ये हरियाली। इसी तरह एक समय में हमारी मुंबई होती थी, लेकिन आज मुंबई में कंक्रीट का शहर बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। हमारा विषय है आज के दिन में एनेक्शल 2 क्या है। एनेक्शल 2 क्या है, इस विषय में हम समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आता है। लोग कमेंट करते हैं कि एनेक्शल 2 के विषय में बताइए, एनेक्शल 2 कहाँ मिलेगा, एनेक्शल 2 में पात्रता कैसे होगी, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है। जबकि मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी और इसको आपको जानना होगा कि एनेक्शल 2 एक प्रमाण पत्र है, एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप जिस झोपड़े में रह रहे हैं वो झोपड़ा आपके लिए जब भी डेवलपमेंट होगा आपको वो घर मिलेगा। तो दोस्तों, एनेक्शल 2 में बहुत सारी जो कंपनी अथॉरिटी बनाते हैं, तो उसमें एक तो होता है पात्र, दूसरा अपात्र, तीसरा अनिर्णित। ये जो पात्र अपात्र का जो चक्कर है, पात्र अपात्र में मैंने आपको बताया, पात्र में अगर किसी का रूम अपात्र भी है तो उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर एक एक 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट हैं, उसके अंदर आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लाइट बिल, आपका इलेक्शन इन्वेंटरी, और अगर सर्वे पावती है तो ठीक है, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट आपकी पात्रता के लिए बहुत बड़े आधार है, जिसमें आपके झोपड़े 100% पात्र होंगे। और कोई भी इसको इग्नोर नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि ये जो आज के समय पे ये जो लापरवाही और हैरेसमेंट चालू है, जिसके चलते सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस, हवा बहुत चल रही है, तो ट्राइपॉड उड़ रहा था, तो इसके लिए तो दोस्तों आइए वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीजें आपको समझना चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको संभालना है। तो पात्रता के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक 2000 के पहले के लाइट बिल, रिसेंट के लाइट बिल, और आपके जो भी इन्वेंट्री है आपकी इलेक्शन यादी, मतदार यादी का, उसका उतारा निकालिए। और इतने डॉक्यूमेंट आपके पात्रता के लिए काफी है। और अपात्र अगर व्यक्ति है तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस क्राइटेरिया में आते हैं, उस चीज को आपको समझना है। कि आपके डॉक्यूमेंट एक 2000 के हैं तो आपकी रेगुलर पात्रता होगी। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स एक 2000 के नहीं है और एक 2000 से लेके एक 2011 तक के हैं और निवासी है, तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी, सशुल्क पात्रता होगी। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि सशुल्क पात्रता में आज जो भी चीज, पात्रता में जो भी चीजें हैं उसमें आज समझो सरकार ने 2.5 लाख रुपए का उसके चार्ज लगाए। हो सकता है आने वाले समय में इस चार्ज को खत्म भी किया जा सके, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के ऊपर है, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार इस चीज को खत्म करे, और ये जो रेगुलर पात्रता है एक 2000 की, उसी तरह एक 2000 से एक 2011 के बीच की भी जो पात्रता हो रही, उसको भी रेगुलर पात्रता डिसाइड करें, डिक्लेयर करें। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको मेन चीज ये दिखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। और एनेक्शल 2 जो मैंने बताया, सर्टिफिकेट यानी यदि आप पात्र हैं तो आपको घर आपको मिलना है। और ये नियम बताता है कि जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी है
उस कंप्लेंट अथॉरिटी का ये कर्तव्य है कि अगर वो पात्रता किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको आपके जो भी घर है वो आपको मुहैया कराए। तो दोस्तों इस चीज को समझिए। और दूसरा है अनिर्णित। अनिर्णित में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं होते या आप लोग बराबर डॉक्यूमेंट देते नहीं है, जिसके कंफ्यूजन की वजह से वहां पे रिमार्क मारा जाता है कि आपने जो भी पुरावा दिया है, एविडेंस जो भी आपने दिया है वो क्लियर कट, उसमें रिमार्क मार के आते हैं 1-1-2 पूर्वी से पुरावे सादर केलेले नाही। तो ये चीज समझना चाहिए आपको भी, और ये चीज समझना चाहिए कंपनी अथॉरिटी को भी, कि अगर उनके डॉक्यूमेंट 1-1-2000 के बाद के हैं और 1-1-2011 के पहले हैं तो उसमें निवासी की सशुल्क पात्रता उनको करनी चाहिए, जो कि सरकारी आदेश है, जो कि 16/5/2018 का जीआर 16/5/2018 का जीआर ये आदेश दे रहा है इसको, कंपनी अथॉरिटी को। तो इस चीज को समझना चाहिए दोस्तों। और अनिर्णित में क्या होता है कि झोपड़े उनके डॉक्यूमेंट की वजह से ना पात्र है ना अपात्र है। इसके पहले एसआरएम में एक सर्कुलर था 153A, जिसमें एक आपके लिए योगदान था, एक लोगों की भलाई के लिए एक आदेश था कि जो भी अनिर्णित झोपड़े हैं उनको भाड़े अदा किया जाए जब तक कि उनकी पात्रता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये भी जो सर्कुलर्स है एसआरए द्वारा तो निष्कासित कर दिया गया, वो अभी अस्तित्व में नहीं है। तो मतलब आप समझो अनिर्णित होने के बाद भी अपात्र की कैटेगरी में है। पहले तो जो कंपनी अथॉरिटी है ये ऑर्डर्स देती थी, अपने अथॉरिटी ऑर्डर देते कि भैया जिस दिन आपने झोपड़ा, जिस दिन आपकी पात्रता हुई उस दिन से आपको भाड़े मिलेंगे। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार अब जाके उन्होंने कहा है, कोर्ट ने जो आदेश दिया कि नहीं, झोपड़ी अगर आपकी टूटी है, पात्रता कभी भी हो, ये काम कंपनी अथॉरिटी का है पात्र करना, ना कि हटमेंट ड्वेलर का। अब कंपनी अथॉरिटी ने उसको पात्र नहीं किया 10 साल, तो क्या उनको 10 साल के भाड़े नहीं मिलेंगे? उनको भाड़ा देना उनका अधिकार है। इसलिए जब से आप झोपड़ी तोड़ेंगे उस दिन से आपको भाड़े अदा करना है। तो ये नियम लागू किया गया। तो दोस्तों आपको समझना होगा इस चीज के बारे में कि कंपनी अथॉरिटी के पास जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो बाकायदा लिस्टिंग करके सबमिट कीजिए, नंबरिंग कीजिए, और उसके अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके पहले आधार कार्ड की कॉपी लगाइए, आपके वोटिंग कार्ड की कॉपी लगाइए, आपके 1-1-2000 की पुरावे की जो लाइट बिल है पहले की वो कॉपी लगाइए, रिसेंट का 1 साल के अंदर का पुरावा यानी एक लाइट बिल उसमें वो ज्वाइंट कीजिए। अगर सर्वे पावती आपके पास है तो वो सर्वे पावती लगाइए, अन्यथा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। कि सरकारी रूल के हिसाब से राशन कार्ड, लाइसेंस, इन चीजों पे कोई भी एविडेंस नहीं माना गया, इस पे कोई पात्रता नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं मैंने आज भी देख रहा हूं कि राशन कार्ड के ऊपर भी पात्रता कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी का भला होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको जहां तक हो सके आपके मूल एविडेंस जो है, मूल एविडेंस को ही आप अपना बेस बनाएं और उस चीज को सबमिट करें। इसीलिए एनेक्शन 2 को हम ये कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट है जो आने वाले समय में आपको ये वचन देता है, ये परिशिष्ट दो कि आने वाले समय में जब भी डेवलपमेंट होगा आपको आपका घर वो आपको मिलेगा। ये शासन का वचन हो जाता है, एक प्रॉमिस होता है, क्योंकि आप पात्र हैं तो आपसे आपका घर कोई भी नहीं छीन सकता है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। और उसके अंदर एक और चीज आती है, उसमें एक है समाविष्ट। एनेक्शन 2 में कभी कभी आप देखिए समाविष्ट लिख करके आता है, जहां पे आपका विभाग होता है पात्र अपात्र के लिए, वहां पे समाविष्ट लिख के आता है। तो इस समाविष्ट का अर्थ समझिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये लोगों को समझते नहीं है। समाविष्ट का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जैसे कि आपकी फैमिली में 2 घर है, एक माँ पिताजी के नाम पे है और एक आपके नाम पे है। अब वहां पे आप दोनों जन के नाम तो आ गए,
लेकिन पिताजी का घर पात्र किया है और आपके घर के में दिमाग मारा है कि ये घर इस नंबर पे समाविष्ट, जैसे आपके पिताजी का घर 10 एनेक्शन नंबर 10 है तो उसमें लिखा जाएगा कि सीरियल नंबर 10 में समाविष्ट। मतलब ये कि कंप्लेंट अथॉरिटी ने वेरीफाई किया, कंप्लेंट अथॉरिटी ने वेरीफाई करके ये देखा कि आपका जो एनेक्शन के अंदर जो मूल झोपड़ी धारक है वो आपके पिताजी है और उसके साथ में आपकी फैमिली है या आपकी अदर्स फैमिली भी जो है, चाहे एक झोपड़ी हो या 4 झोपड़ी हो। तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपने झोपड़ा क्रमांक चेंज नहीं कराया, मतदार यादी में आपने झोपड़ा क्रमांक चेंज नहीं कराया है। इसके कारण वो क्या करते हैं, मूल झोपड़ी धारक को उनका पात्र करते, बाकी लोगों के उसमें लिखा जाता है कि समाविष्ट। तो ये समाविष्ट सब समझिए सर दोस्तों, ये आपको समझना होगा क्योंकि समाविष्ट का अर्थ ये होता है कि आपके जो पिताजी की रूम है आप उसी रूम में आप समाविष्ट है। आपने एक घर को 2 करके बताया लेकिन वहां पे एक ही घर है, हकीकत में आपके झोपड़े 2 हैं या 3 है। लेकिन आपने अगर मतदार यादी उतारा में आपने आपका चेंज नहीं कराया है, मतदार यादी उतारा में यदि आपने चेंज नहीं किया आपका झोपड़ा क्रमांक, तो दोस्तों आपकी पात्रता करने में ये लोग तकलीफ देंगे जो कंप्लेंट अथॉरिटी है कि दोस्तों उनको तो बहाना चाहिए। जबकि आपका सर्वे हो रहा है, सर्वे में आपकी 2 झोपड़ी दिखाई दे रही है, एनेक्शन में आपका 2 झोपड़ी का नाम आ रहा है, मतलब सर्वेयर भी गलत है। अब ये जो मतदार यादी का उतारा के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया हो कि दोस्तों ये 50 साल पहले जो ये चीज डाली गई है और आप फैमिली में अगर किसी का भी नाम डालते हैं, आपके बेटे के बेटियों का किसी का भी नाम डालते हैं तो आपकी फैमिली में समाविष्ट हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं भविष्य में आपको तकलीफ यही आ रही है कि उस समय आपको ये चीज बताया जा रहा है कि आपके जो भी झोपड़े हैं एक ही है और आपने एक झोपड़े को डिवाइड किया है। इसीलिए आपको सबसे पहला काम करना है, मतदार यादी में जो भी झोपड़ा क्रमांक है उसको चेंज करवाइए, उसको चेंज कर। अब तो ऑनलाइन भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में voter.government.in करके साइड है, उस साइड पे जाके आपका झोपड़ा क्रमांक चेंज कराइए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लाइट बिल्स वगैरह जो भी आपको वहां पे पीडीएफ फाइल बना के सबमिट करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अलग है, तो आपके झोपड़े क्रमांक चेंज कराइए। क्योंकि ये चीज मतदार यादी में जो इलेक्शन ऑफिसर लोग हैं वो समझते ही नहीं है। यदि आप वहां पे जाते हो झोपड़ा क्रमांक चेंज करने तो बोलो आपको क्या तकलीफ है, ये बात करते हैं। अरे भाई तकलीफ नहीं है, ये आपकी गलतियों की वजह से हमारे घर चले जा रहे हैं, आपकी गलतियों की वजह से हमारे घर चले जा रहे हैं, हम अपात्र हो जा रहे हैं, तो भैया उसमें सुधार करना है तो या तो आप सर्वे करिए। भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि सरकार ने एक 95 के बाद 2000 का डाटा लाइन क्यों बनाया, क्या कारण था, कुछ तो कारण होगा। तो इस चीज को समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते तो आज जो झोपड़ी है उस झोपड़ी का डिवाइडेशन होकर जब दूसरी झोपड़ी बनी तो उसके डॉक्यूमेंट्स 2000 के आए, तो इसीलिए सरकार ने 2000 का डाटा लाइन लगाया। अब उसके बावजूद तो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तब सरकार ने क्या किया 2000 से लेके 2011 तक के डेटा लाइन्स लेके आए, जिसमें सशुल्क पात्रता निश्चित की, जिसमें अडेलक भरना है। तो मतलब ये सरकार क्यों कर रही है, कुछ तो कारण होगा। इस कारण को जानने के लिए सरकार ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा या कुछ तो सोचा होगा इसका प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये सब करने से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स ये हो रहा है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है इलेक्टोरल शेड्यूल वो आपकी और आपकी फैमिली में समाहित है, उसको डिवाइड कीजिए, उसको अलग कीजिए, झोपड़ा क्रमांक अलग कीजिए। क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में ये झोपड़े क्रमांक कब आए मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 साल पहले जब इलेक्शन का दौर चालू हुआ होगा
तो सरकार ने उस समय जब लोगों के सर्वे करके डाला होगा तो उस समय बताया, उस समय लोगों के पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, घर बड़े रहते थे, फिर उसके डिवाइडेशन हुआ। लेकिन ये चीज समझना चाहिए कि सरकार ने ये कानून क्यों लाया, एक एक 2000 का और एक एक 2011 तक का। ये कारण ये है कि दोस्तों फैमिली, परिवार एक वृक्ष की तरह होता है जिसकी शाखाएं बढ़ती जाती है और बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं 18 से 20 साल के अंदर एक जनरेशन तैयार हो रहा है। तो क्या सरकार ये चाहेगी कि एक घर के अंदर 10 परिवार रहे? तो फिर सरकार ने क्यों बोला कि एक परिवार को एक घर? एक परिवार का मतलब क्या होता है? पति पत्नी और उसके बच्चे, ये परिवार हो गया। वो भी 18 साल के नीचे के बच्चे। अगर 18 साल के ऊपर है तो वो सेपरेट उनके फैमिली हो गई है, वो इंडिपेंडेंट फैमिली हो गई है। तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? तो सरकार को इसमें सोचना होगा, और अगर इस चीज का क्लियरेंस करती है सरकार, तो आने वाले समय जो एसआरए में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में कौन कर रहा है? कंपनी अथॉरिटी। कंपनी अथॉरिटी कर रही है कि भैया नहीं, आपके तो एक ही झोपड़े थे, आपने 4 कर दिए, जबकि सर्वे में दिखा रहा है कि अलग झोपड़े हैं। भले चलिए वो झोपड़े, मैं कहता हूं कि 5 साल 10 साल पहले की हो, 15 साल पहले की हो, लेकिन जब फैमिली बढ़ी तभी तो डिवाइड हुआ है। अगर छोटी फैमिली हो तो डिवाइड क्यों होगी? तो इस चीज को सरकार को समझना चाहिए और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि भाई तकलीफ कहाँ हो रही है। अगर ये सब चीजें सरकार क्लियर करती है तो इस सारे में पारदर्शिता आएगी, लोगों के मन की शंका वो खत्म होगी, लोगों की पात्रता होगी, और पात्रता होगी तो लोग निश्चिंत होंगे। तो इस चीज को समझना होगा। अगर सरकार इस चीज को नहीं समझती है तो इशारे में ये रोज के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे दोस्तों। आप डाटम लाइन आप बढ़ाते जा रहे हैं, सरकार डाटम लाइन बढ़ा रही है, एक 95 से एक 2000, एक 2000 से लेके 11 तक की। लेकिन ये जो पिछला रिकॉर्ड है सर, उसको तो सही करवाइए, उसको तो सही करवाइए। अब बायोमेट्रिक के अंदर ये भी चीज डालनी चाहिए कि बायोमेट्रिक जब होगा तो वहां पे, या बायोमेट्रिक या सर्वे जो भी हो, तो वहां पे ये चीज होनी चाहिए कि आपका जो भी इलेक्शन ऑफिसर है वो भी अपने रिकॉर्ड अपडेट करे उस समय। ये सरकार को नियम लाना होगा। अगर ये नियम लाते हैं, सरकार ये नियम लाती है, तो 100% लोगों को फायदा होगा। स्कीम ट्रांसपेरेंसी होगी स्कीम के अंदर, और स्कीम जल्दी खत्म होगी। जो इतना विलंब होता है, स्कीम में प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग उस चीज के विरोध आवाज उठाते हैं, तो जब लोगों की पात्रता होगी तो लोगों की आवाज खत्म होगी। तो इस चीज को सरकार को समझना चाहिए, और यदि सरकार इस चीज को नहीं समझती है तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम कभी नहीं खत्म होगी। तो भारत सरकार को ये चाहिए कि इस चीज पे थोड़ा सा संज्ञान ले और ये चीज डिस्कशन करें। जो भी उनके इलेक्शन ऑफिसर्स है उनसे डिस्कशन करें कि भाई ये प्रॉब्लम्स कब, आपने झोपड़ा नंबर कब डाला है, और जब झोपड़ा नंबर डाला था तो उस समय झोपड़ों की संख्या कितनी थी और आज झोपड़ों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें फेरबदल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो या तो फिर उसमें लगाया जाए कि भाई ये जो मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक नहीं देखा जाए, अगर उनके सेपरेट घर है, सेपरेट एंटिटी है और सेपरेट उनके एनेक्शन में नाम आ रहे हैं, तो उनकी जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अगर उसकी वैलिडिटी है पात्रता के काबिल, तो उनकी पात्रता निश्चित की जाए। तो ये चीज होनी चाहिए, तब लोगों को न्याय मिलेगा, और लोगों को न्याय मिलेगा तो डेवलपमेंट साफ सुथरा होगा, सुंदर होगा, और लोगों को सपनों का जो घर है वो उन्हें मिलेगा। और इसमें सरकार को भी फायदा है, जितना जल्दी डेवलपमेंट होगा सरकार को उसकी रेवेन्यू मिलेगी, और सरकार की जो मंशा है कि झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई बनाना, वो साकार होगा। तो दोस्तों सरकार को इस चीज में ठोस से ठोस कदम उठाना होगा,
और सरकार ने अगर इस पे कदम उठा लिया तो मैं कहता हूं तकरीबन तकरीबन लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों का जो बेघर होने वाले हैं वो बच जाएंगे, उन्हें घर मिलेगा, सरकार को दुआएं देंगे। तो दोस्तों ये चीज समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, ये चीज अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि आज आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, कारण क्या। तो कारण ढूंढिए ना सर। अगर किसी प्रॉब्लम का हम कारण नहीं ढूंढते तो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगी सर। तो सोल्यूशन ढूंढिए ना इसका कि आखिर क्यों क्यों मुझे बताइए। आप इलेक्शन ऑफिसर पूछिए कि भाई ये झोपड़ा क्रमांक कब डाला था आपने। अगर ये आपने 20 साल 25 साल 50 साल पहले झोपड़ा क्रमांक डाला है तो ये एक ही झोपड़ा क्रमांक एंड तक कैसे रह सकता है। तो क्या मतलब जनरेशन बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, परिवार बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज समझनी चाहिए, सरकार को समझनी चाहिए, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों आपको समझना है, आपको जरा भी नहीं घबराना कि आपका घर अपात्र है। आपको अगर आपका घर अपात्र है तो सरकार के नियमानुसार आपको जोड़ पत्र 3 और 4 भर के उसके अंदर डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा के बाकायदा नंबरिंग करके उसको वहां पे पुटअप कीजिए कंप्लेंट अथॉरिटी के यहाँ पे। और कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जब 15 दिन के बाद उसका फॉलोअप लीजिए, पाठ पुरावा कीजिए और उस चीज पे अधिकारी को बोलिए कि सर मैंने पुटअप किया, तो मुझे इसका जो भी है कंसिडरेशन कीजिए। अब कंप्लेंट अथॉरिटी का काम है कंसिडरेशन करना। अब वो करते हैं नहीं करते, आप उन्हें बोलिए कि सर ऑर्डर निकालिए, मेरी रेमेडी ओपन कीजिए, मैं आगे 35 में अपील में जाता हूं। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई भी अधिकारी आपको अपात्र नहीं कर सकता। तो इस चीज को आपको भी समझना चाहिए दोस्तों, इस चीज को आज को आपको भी समझना चाहिए। यदि आप इस चीज को समझते हैं तो आप जागरूक होंगे और अपनी पात्रता के लिए खुद भागदौड़ी करेंगे। आपको किसी भी एजेंट या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा चैनल यही चाहता है कि हर व्यक्ति अपना काम करे। हम किसी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन से बड़ा चीज कोई नहीं होता है। मार्गदर्शन से बड़ा चीज कोई नहीं होता है दोस्तों। महाभारत में भी प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ में लड़ाई नहीं किया था, सिर्फ मार्गदर्शन किया था। विजय किसको मिली? अर्जुन को। तो मार्गदर्शन बड़ा है। हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे, आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, आपका काम है वो आप करिए। तो दोस्तों इस चीज को समझिए। पात्र अपात्र के विषय में जो भी व्यक्ति अपात्र है तुरंत से तुरंत सबसे पहले अपने जोड़ पत्र 3 और 4 भर के कंप्लेंट अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके डालें। और जैसा मैंने कहा है वैसे बाकायदा उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, नंबरिंग कीजिए, पेज पे 1 2 3 4 नंबरिंग करके डालिए। विदाउट नंबरिंग कभी मत डालिएगा, नंबरिंग करके डालिए। ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाइए, कवरिंग लेटर पे 5 रुपए की कोड फी स्टैम्प टिकट, जोड़ पत्र 3 पे 5 रुपए की स्टैम्प टिकट। और जिसके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के हैं वो खाली जोड़ पत्र 3 भरेंगे, जोड़ पत्र 5 को कॉपी अटैच करेंगे, प्रपत्र अ भरेंगे, प्रपत्र ब भरेंगे। जोड़ पत्र 4 लगाने की जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति ने 2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है, 2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है, वो व्यक्ति जोड़ पत्र 3 और 4 और प्रपत्र अ, प्रपत्र ब और जोड़ पत्र 5 को अटैच करेगा। तो उसमें भरना किसको? जोड़ पत्र 3 4 को, प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, 5 भरना ही नहीं है। प्राज की जो कॉपी है ऑफिशियल कॉपी है, ऑफिशियल उस पर दिमाग मारते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के और उसके हिसाब से आपकी पात्रता निश्चित की जाती है। तो इस चीज को समझिएगा, क्योंकि जो जोड़ पत्र 4 दिया गया है वो ट्रांसफर के लिए है। कौन से ट्रांसफर? जिन्होंने एनेक्सर के पहले, एनेक्सर बनने के पहले झोपड़ी खरीदी हुई है। और एनेक्सर के बाद दोस्तों घर खरीदने के बारे में अगर आप सोचते हैं
तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं यही कहूंगा जागरूक बनिए, अपने पैसे वेस्ट ना करिए। जो सरकार नियम बनाती है उस सरकार का नियम का उल्लंघन ना करें, क्योंकि तकलीफ आपको होगी, सरकार को नहीं। सरकार भले उसके अंदर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4 साल 10 साल बाद कोई भी अमेंडमेंट करे, लेकिन सर जब तक आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी, आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इस चीज को समझिए। यदि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं मैं करा के देता हूं, दोस्तों जो काम सीएम और पीएम नहीं करते ना, कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे सरकार का आदेश है, अभी तक उस पर कोई जीआर नहीं आया है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। और आप समझिए, यदि आप समझ गए तो भाई आपके जो भी पैसे हैं वो बचेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे आप, और उसी पैसे का यूज आप कहीं और जगह करिए जहां पे क्लियर प्रॉपर्टी मिलती है, जिससे आपके नाम पे हो सके। तो उस चीज में आप अपना एक फोकस कीजिए। और ये जो इस सारी की फ्लैट्स वगैरह के चक्कर में जो पड़ रहे हैं, आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी है, बहुत सारे नीडी पीपल है जो जरूरतमंद है, लेकिन इसमें जाने के पहले आप लोग ये चीज सोच लीजिए कि कल क्या आपकी जो पूंजी है वो कहीं डूब तो नहीं रही। इस चीज को आप गौर कीजिएगा। अगर सरकार का नियम नहीं है तो काम मत कीजिए। तो दोस्तों ये हमने आज बात की है पात्र के बारे में, अनियमित के बारे में, समाविष्ट के बारे में। तो दोस्तों इस चीज को आप समझिए, क्योंकि मेरा काम समझाना है, समझना काम आपका है। अब यदि आप नहीं समझना चाहते तो भाई आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं वही चीज बताऊंगा जो कानून है, कानून के अलावा मैं कोई चीज नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अपना ख्याल रखिए।